हेलो स्टूडेंट्स, हमने न्यू बैच 2026-27 की क्लासेस बीए के हर एक सेमेस्टर की हर एक सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं न्यू बैच 2026-27 के स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप विजिट करके चैनल पर हमारे जरूर देखिएगा। यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ना है सामाजिक संस्थाएं, जिसमें आपको परिवार, रिश्तेदार, विवाह, शिक्षा और धर्म के बारे में पढ़ना है। देखिए, जो आपकी फैमिली है, आपके रिलेशन वाले हैं, आपकी शादी विवाह जो होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो शिक्षा है या जो धर्म है, ये सब कहीं ना कहीं एक सामाजिक संस्था होती है। तो उसी के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ना है। आप अगर मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं समाज शास्त्र को या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो भी आपका टॉपिक यही होगा हर यूनिवर्सिटी के अंदर, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग एकदम सेम है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम हम इस यूनिवर्सिटी से हैं, उस यूनिवर्सिटी से हैं, तो क्या हमारा ये टॉपिक हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम सामाजिक संस्था के टॉपिक में परिवार और रिश्तेदार को पढ़ने वाले हैं। तो इन दो टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करेंगे, बाकी अदर टॉपिक को पार्ट 2 की वीडियो में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं परिवार यानी फैमिली क्या होती है। फैमिली के बारे में तो आपको अगर मैं ना भी समझाऊं तो भी आप जानते हैं कि फैमिली क्या है, परिवार क्या है। तो देखिए, यहाँ पर परिवार का अर्थ लिखा जा रहा है बहुत ही आसान से शब्दों में, जहाँ पति पत्नी के रूप में विवाहित लोग यौन संबंधों से संतान उत्पन्न करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, वही परिवार कहलाता है। समझ में आ गया ना? पति पत्नी है जिनकी शादी हो चुकी है, वो यौन संबंधों के माध्यम से औलाद यानी संतान पैदा करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं उनके, और अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से करते हैं, वही परिवार कहलाता है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जहाँ पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं तो वो परिवार कहलाता है। अविवाहित का मतलब बच्चे रह रहे हैं तो शादी तो हुई नहीं है। आप लोग अपनी फैमिली में रहते हैं, माँ बाप भाई बहन है, तो आपके भाई बहनों की अभी शादी नहीं हुई होगी, चलिए बहुत लोगों की हो भी चुकी होगी, तो क्या है, फैमिली ही है। चलिए यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, समाज शास्त्र का कोई भी टॉपिक हो, अगर उसमें आप डेफिनेशन लिखते हैं तो एग्जाम में नंबर बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं हर यूनिट के अंदर डेफिनेशन आपको जरूर बताती हूँ, कम से कम 2 डेफिनेशन एग्जाम में लिख ही कर आइएगा, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। यहाँ पर पहली डेफिनेशन मैंने नोट की है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। तो ये लिखते हैं कि परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है। परिवार क्या है? निश्चित यौन संबंध के द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप होता है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। क्योंकि जब एक आदमी यानी एक पुरुष और एक महिला की शादी होती है तो यौन संबंधों के माध्यम से उनके बच्चे पैदा होते हैं और उनका लालन पालन करते हैं, उनकी लालन पालन की पूरी व्यवस्था करते हैं, वो परिवार, वो फैमिली कहलाता है। तो अगली डेफिनेशन है लूसी मेयर के अनुसार। तो अब देखते हैं कि लूसी मेयर अपने शब्दों में क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं परिवार के लिए कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान, माता पिता और संतान का मतलब पेरेंट्स और बच्चे साथ साथ रहते हैं। इनके मूल रूप में दंपत्ति और उनकी संतान रहती है, तो वो परिवार कहलाता है। तो आई होप कि आप परिवार का अर्थ और उसकी परिभाषा समझ गए होंगे। आपकी अगली हेडिंग है परिवार की विशेषताएं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरीके से बनेगा कि परिवार को परिभाषित करते हुए परिवार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो परिवार की विशेषताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको उतना समझ नहीं आ रहा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे कैसे आएंगे। तो मैं प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, और इस बार जो 2026 का मॉडल पेपर होगा वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो परिवार की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है सदस्यों का उत्तरदायित्व। देखो, प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्य की परिवार के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारियां जरूर होती हैं। इस जिम्मेदारी को परिवार के सभी सदस्य के द्वारा पूरा किया जाता है, चाहे छोटे हों बड़े हों, हर किसी की कोई न कोई जिम्मेदारी होगी। छोटों की छोटी छोटी जिम्मेदारियां होंगी, बड़ों की बड़ी होंगी, और अपनी अवस्था के अनुसार परिवार में सलाह देते हैं। जिनकी जैसी पोजीशन है, मतलब बड़े लोग हैं तो जाहिर सी बात है परिवार के फैसले वही करेंगे। अपने बच्चों के लिए
क्या चीजें करनी है उसका फैसला भी वही करेंगे, जिससे परिवार में एकता बनी रहती है। तो जिस भी व्यक्ति का जो भी उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, वो उनको पूरा करते हैं, जिससे कि फैमिली के अंदर एकता बनी रहती है, मिल्लत और खुशी, प्यार, मोहब्बत बना रहता है। परिवार की दूसरी विशेषता है रक्त निकट संबंध, यानी रक्त मतलब ब्लड, खून का रिश्ता। तो देखिए, परिवार के सभी सदस्यों में रक्त संबंध होता है, यानी खून का रिश्ता होता है। यहाँ पर हर किसी का खून का रिश्ता होता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को हम परिवार का सदस्य नहीं कह सकते। आपकी फैमिली में जितने भी लोग रह रहे हैं, आपके मम्मी पापा हो, दादी दादा हो, भाई बहन हो, जो भी रह रहे हो, वो आपकी फैमिली। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो फिर वहाँ 3 पीढ़ियां निवास करती हैं। आप तो ये जानती हैं कि ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या है, जहाँ कम से कम 2 या 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे निवास करती हैं। उनका एक ही कॉमन किचन होता है, सब कुछ एक साथ मिलकर वो करते हैं, वो ज्वाइंट फैमिली है। तो आप चाहे ज्वाइंट फैमिली में रहते हो या सिंगल फैमिली में रहते हो, वहाँ खून का ही रिश्ता होता है। अगर आपके घर कुछ दिन के लिए कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपका फैमिली मेंबर नहीं है, आपका कोई दोस्त है, आपके घर रह रहा है, कोई पूछ दे, तो आप ये नहीं कहोगे ये मेरी फैमिली का मेंबर, आप यही कहोगे ये मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड। तो हम बाहर के इंसान को फैमिली मेंबर नहीं कह सकते। जिनका आपस में खून का रिश्ता है, सिर्फ उन्हीं को हम अपने परिवार का सदस्य कहते हैं। तो ये भी परिवार की एक विशेषता है। परिवार की विशेषता में तीसरी विशेषता है अस्थायी प्रकृति। देखिए, परिवार समाज की महत्वपूर्ण संस्था होती है, और जब भी आप किसी भी समाज में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी समाज में, आपको वहाँ परिवार, फैमिली देखने के लिए मिलेगी। इस कारण ये सदैव बनी रहती है। परिवार जो है कभी खत्म नहीं होता। यह वृद्धों के स्वर्गवासी होने से तथा नए सदस्यों से परिवार में जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। मतलब जो परिवार है उसमें जो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिनकी शादियां होती हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, शादी विवाह होता है, बूढ़े होते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है। और जो परिवार की प्रकृति है वो अस्थायी है, परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं होती। ये हमेशा सदैव बनी रहती है। तो ये परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे। आपकी अगली हेडिंग है परिवार के प्रकार। एग्जाम में परिवार के प्रकार भी कभी कभी पूछ देता है। तो परिवार कितने प्रकार का होता है, परिवार के कितने टाइप्स हैं। फैमिली देखो कई तरीके की होती है, बहुत तरीके के प्रकार हैं परिवार के, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और इसी तरीके से अगर डायग्राम बना के आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। हमेशा आंसर को अगर आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो एग्जामिनर को वो अच्छा लगता है और वो नंबर 1-2 नंबर बढ़ाकर ही देता है। परिवार के प्रकार में पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार की सदस्यों की संख्या कितनी है, जिसमें 2 तरह का है, प्राथमिक और संयुक्त। प्राथमिक जो कि सिंगल फैमिली है, जिसमें आपके माता पिता भाई बहन रहते हो, और संयुक्त परिवार जिसमें एक ही छत के नीचे कम से कम 3 पीढ़ियां रहती हो, आपके दादी दादा रहते हो, मम्मी पापा रहते हो, फिर आप लोग रह रहे हो, तो 3 पीढ़ियां हो गई और एक ही किचन में उनका खाना बनता है। तो इस तरीके से वो ज्वाइंट फैमिली होती है। दूसरा प्रकार है विवाह के आधार पर, यानी शादी के आधार पर। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। तो एक विवाही परिवार में जहाँ एक ही पति पत्नी उनके बच्चे रहते हैं तो एक ही शादी करते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष। और बहुविवाही परिवार में क्या होता है, जो पुरुष होगा उसकी 1 से अधिक पत्नियां रहती हैं, तो वो क्या है, बहुविवाही परिवार है, यानी उसने 1 से अधिक शादियां की हैं। तो विवाह के आधार पर भी परिवार 2 तरीके का है। तीसरा पॉइंट है संबंध के आधार पर परिवार। तो ये भी 2 तरीके का है, एक रक्त संबंधी परिवार, एक विवाह संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार का मतलब होता है जहाँ आपके भाई बहन मम्मी पापा हैं, वो आपका रक्त संबंधी परिवार है। जब आपकी शादी हो गई, आप ससुराल चली गई, लड़कियां हैं ससुराल चली गई, तो ससुराल में जाकर भी वो आपकी एक फैमिली बन जाती है। लेकिन वो फैमिली शादी के बाद बनती है, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन शादी के बाद वो आपकी फैमिली हो गई। जो लड़का है उसके ससुराल वाले जो हैं वो उसके फैमिली मेंबर हो गए, लेकिन खून का रिश्ता नहीं है, शादी के बाद रिश्ता जुड़ा है, शादी के बाद फैमिली बनी है। तो ये संबंध के आधार पर परिवार होता है। परिवार के प्रकार में चौथा पॉइंट है सत्ता के आधार पर परिवार। तो सत्ता के आधार पर भी परिवार 2 तरीके का है, एक पितृसत्तात्मक परिवार, एक मातृसत्तात्मक परिवार। देखो, पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है कि पिता मुखिया होता है घर का, और पिता के बाद मुखिया कौन होता है, बेटा होता है। और मातृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है कि माता मुखिया होती है, माता के बाद बेटी। अब 5वां प्रकार है परिवार का वंश के आधार पर परिवार। तो इसमें भी 2 तरीके का परिवार होता है। पहला है पितृवंशीय परिवार, जो पिता के नाम से चलता है। वंश परंपरा जो होती है पिता के नाम से चलती है,
और मातृवंशीय परिवार में जो वंश की परंपरा चलती है वो माँ के नाम से चलती रहती है। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। परिवार के प्रकार में छठा प्रकार है निवास स्थान के आधार पर परिवार। निवास स्थान के आधार पर भी परिवार दो तरीके का होता है। पहला है प्रीति स्थानीय परिवार, दूसरा है मातृ स्थानीय परिवार। देखो, प्रीति स्थानीय परिवार में क्या होता है कि जब एक लड़की लड़का की शादी होती है तो शादी के बाद, विवाह के बाद जो स्त्री होती है यानी जो महिला होती है वो शादी के बाद अपने पति के घर जाकर रहती है। तो इसमें क्या होता है, प्रीति स्थानीय परिवार में शादी के बाद लड़की अपने पति के घर जाकर उसके घर रहेगी। और मातृ स्थानीय परिवार में क्या होता है कि शादी के बाद लड़का अपनी पत्नी के घर जाकर रहेगा, पुरुष जो होता है स्त्री के घर जाकर रहता है। तो ये निवास स्थान के आधार पर परिवार है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आपका अगला टॉपिक जो है यूनिट नंबर 4 का, वो है रिश्तेदारी। तो रिश्तेदारी को नातेदारी भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे नातेदारी का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नातेदारी या रिश्तेदारी एक ही बात। तो आप परिवार तो समझ गए क्या होता है, अब रिश्तेदारी या नातेदारी का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, समाज में जो मनुष्य है वो अकेला नहीं रहता। जन्म से लेकर, यानी जब भी किसी मनुष्य का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मनुष्य है, मानव है, जब उसका जन्म होता है तो जन्म से लेकर वो अपनी मृत्यु तक अनेक व्यक्तियों से घिरा हुआ होता है। परंतु इसमें से सबसे महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो कि विवाह बंधन और रक्त बंधन के आधार पर संबंधित होते हैं। देखिए, हम समाज में रह रहे हैं तो हम अकेले नहीं रहते। हमारे दोस्त यार, पड़ोसी, रिश्तेदार, परिवार के लोग, हर कोई रहता है। हर किसी से आपकी जान पहचान है, आपकी दोस्ती यारी चलती रहती है। लेकिन देखो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है किसी भी इंसान के लिए? जो उसकी फैमिली है, जो उसके फैमिली के लोग हैं, या शादी के बाद जो उसका रिश्ता जुड़ा है, अपने ससुराल वाले, ये सारे लोग एक नजदीकी रिश्तेदार होते हैं। तो सबसे ज्यादा संबंध किससे होता है? चाहे अपने परिवार के लोगों से जिनसे रक्त का संबंध जुड़ा हुआ है या फिर विवाह का संबंध जो जुड़ा हुआ है, उससे ही हम साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं, नातेदारी या रिश्तेदारी कह सकते हैं। देखिए, आपके बुआ होंगी, मौसी होंगी, यानी कि नानी का घर, खाला का घर, बुआ का घर, सब क्या है, आपके रिश्तेदार ही तो हैं। रिश्तेदार एक नया वर्ड आपके सामने नहीं आ रहा है। रिश्तेदार से, परिवार से, इन सब शब्दों से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। आप नानी के घर जाते हैं, कहेंगे अरे मेरे रिश्तेदार हैं। आप खाला के घर, बुआ के घर जाते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। तो आप रिश्तेदार के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार। अब देखते हैं रिश्तेदारी की डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो डेफिनेशन यहाँ पर नोट की है लूसी मेयर के अनुसार। लूसी मेयर का कहना है कि सामाजिक संबंधों को वैज्ञानिक शब्दों में व्यक्त किया जाता है, यानी जो सामाजिक संबंध होते हैं उनको वैज्ञानिक शब्दों में व्यक्त किया जाना ही क्या है, नातेदारी या रिश्तेदारी है। आपकी अगली हेडिंग है नातेदारी के प्रकार। देखो, एग्जाम में नातेदारी के प्रकार जरूर पूछता है। तो नातेदारी या रिश्तेदारी के कितने प्रकार हैं? तो नातेदारी दो प्रकार की होती है, दो तरीके की होती है। पहला तो है रक्त संबंधी नातेदारी और दूसरा है विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी का मतलब जिनसे भी आपका खून का रिश्ता जुड़ा हो, जैसे आपके फैमिली के जितने भी लोग हैं, माँ बाप, माता पिता, भाई बहन, बुआ, ये सब क्या आपका खून का रिश्ता। विवाह संबंधी नातेदार क्या हो जाएंगे? जिनसे आपका शादी के बाद रिश्ता जुड़ा है, खून के रिश्तेदार नहीं है, शादी के बाद जुड़ा। तो वही चीज यहाँ लिखी है। देखो, रक्त संबंधी नातेदार क्या है? इसमें वे सभी लोग आते हैं जो सामान्य रक्त के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं माता पिता, उनके बच्चे अथवा भाई बहन, इनका जो रिश्ता है खून का रिश्ता है, तो इसलिए खून संबंधी नातेदार होंगे, रिश्तेदार होंगे। विवाह संबंधी नातेदार में क्या होता है कि ये नातेदारी संबंध उन व्यक्तियों के बीच स्थापित होती है जो विवाह के बाद एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे लड़के का अपने ससुराल वालों के साथ संबंध या लड़की का अपने ससुराल वालों के साथ संबंध क्या है, विवाह संबंधी नातेदारी है, शादी के बाद रिश्ता जुड़ा है। तो परिवार वाला टॉपिक हो या रिश्तेदार वाला टॉपिक हो, आपके लिए एग्जाम में लिखना बहुत ही आसान है। अगर आप पढ़ कर भी न जाए तो भी आप कुछ न कुछ तो बनाकर लिख ही आएंगे। लेकिन सक्सेस मास्टर पॉइंट आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है, तो इसलिए क्लासेस बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए सब कुछ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अगली हेडिंग है नातेदारी का महत्व। एग्जाम में नातेदारी का महत्व भी पूछ लेता है, तो कोई भी टॉपिक को आपको तैयार रखना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो नातेदारी के महत्व को हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है मानव शास्त्र के अध्ययन में उपयोगी होता है। देखो, मानव शास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है और इस विज्ञान के ज्ञान की प्राप्ति के लिए नातेदारी का ज्ञान जरूरी होता है, रिश्तेदारी के बारे में जानकारी जरूरी होती है।
अगर रिश्तेदारी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है किसी व्यक्ति को, तो फिर मानव शास्त्र का अध्ययन करना आसान हो जाता है। इसके आधार पर समाज की संरचना को समझने में काफी ज्यादा मदद मिलती है कि समाज की जो पूरी संरचना है वो किस तरीके की है, लोगों के साथ कैसे रिश्ता बनता है, कैसे व्यवहार है, सारी चीजें। नातेदारी का दूसरा महत्व है मानसिक संतुष्टि। देखो, नातेदारी के ज्ञान से व्यक्ति को मानसिक संतोष भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ स्वयं को इंसान अकेला भी नहीं समझता, उसका भी कोई अपना है ऐसा एहसास उसे अपने मस्तिष्क में होता है, हर वक्त लगा रहता है। अगर आपका सोसाइटी के अंदर कोई भी अपना ही ना हो तो बताइए आप कैसे समाज में गुजारा कर सकते हैं। और जब आप सोचते हैं कि मेरे बहुत से अपने लोग हैं, सब मेरे अपने ही हैं, तो आपको ये सोचकर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो देखो, और कभी कभी क्या होता है, इंसान बहुत घबराता है किसी बात को लेकर, तो अपने दोस्त से मिलता है, अपने रिश्तेदारों से मिलता है, जाकर अपने दिल की बात सुनाता है, तो जो उसका बहुत अपना होता है उसका बहुत साथ देता है। तो क्या है कि अपनी बेचैनी को भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये होता है नातेदारी का महत्व। तो आई होप कि आप परिवार और नातेदारी का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से हम आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस लेकर आ रहे हैं, चाहे आपका मेजर कोई भी सब्जेक्ट हो, माइनर हो या को करिकुलर हो, हर एक सब्जेक्ट की, बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस सक्सेस मास्टर पॉइंट चैनल पर कराई जाती हैं। तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।